हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम दोबारा आए हैं फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेकर, जिसमें हम फ्रिक्शन के बारे में और बातें करेंगे डिटेल में। हमने लास्ट टाइम फ्रिक्शन की बेसिक्स बात की थी कि फ्रिक्शन क्या होता है, प्लेन फ्रिक्शन कैसे होगी। अब बात करेंगे जब इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ हो ऑब्जेक्ट, ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन के आते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन कैसे लगेगा, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे कैसे पता चलेगा एंगल ऑफ रिपोज बढ़ने या ज़्यादा होने से या कम होने से कैसे कैसे बॉडी मूव या रेस्ट पे आएगी। बड़ा ही बेसिक सा कंसेप्ट। चलिए बातें बंद कर करते हैं काम स्टार्ट और पढ़ते हैं आज का टॉपिक दोबारा फिर, फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2। फ्रिक्शन, सबसे पहले फ्रिक्शन में आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, 3 पढ़ी थी। जिसको नहीं पता जाए जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में और लिंक देखे और उसको समझे, फिर यहाँ पर आए। अगर पता है तो वेलकम बैक, देखिए वीडियो, ठीक, ओके। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि मान लो देखो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है एक सरफेस के ऊपर, तो मान लो कि ये सरफेस के ऊपर ऐसे कर हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के पैरेलल। अगर इसका अप्लाइड फोर्स इधर हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का एक रिजल्टेंट बनाऊं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रिजल्टेंट है एन और एफ का। एन और एफ का रिजल्टेंट बनाया है मैंने, ये इसका रिजल्टेंट बनाया है आर, है ना। इन दोनों का कंपोनेंट का रिजल्टेंट ले लूं तो आर बनेगा, ठीक है। तो जो एंगल आर का, जो एंगल थीटा बिटवीन आर, थीटा बिटवीन या एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं समझ में आया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि थीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, आर डिवाइडेड बाय एन, ये हुआ थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल हुआ, सॉरी थीटा, इन दोनों के बीच रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे थीटा। समझ में आया, नहीं आया समझ में? अरे यार देखो, अब एक बात समझो, तो मुझे एक बात बताओ, tan थीटा कितना होगा? tan थीटा, अगर ये थीटा रहा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो क्या लिख सकता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन लिख सकता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, एन से एन कटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। समझ आया? पक्का? सही है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है थीटा, इसको याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में कभी कभी ये काम दे देगा। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज और इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन कैसी होगी। किसकी बात करेंगे? इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन, सही है, बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन। देखो इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा कि देखो ऐसे पड़ा है, ये एक प्लेन होगा ऐसे, सही है। मान लो इसका एंगल है थीटा, मान लो इसका एंगल है थीटा, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है ऐसा, सही है। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर क्या पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। देखो इसके ऊपर क्या होगा, इसका वेट नीचे को लगेगा mg, पक्की बात है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, सही है, सही सही सही। अगर
ये नीचे आना चाहेगा, मतलब ये नीचे को स्लाइड करना चाहेगा, तो अप्लाइड फोर्स इधर हुआ, तो इसके ऑपोजिट में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, पक्का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सही है। इतनी बात समझ में आई? देख लो, अगर किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ लें कि सर नहीं समझ में आया। ठीक है जी। देखो एक बात याद रखना, फ्रिक्शनल वाले कंसेप्ट में हमें जो वेट नीचे की तरफ लगता है इसको भूलना है। इसका कंपोनेंट हमारे काम का नहीं है, हमें इसको इनके कंपोनेंट में लेकर आना है यार। हमें इस फोर्स को इनके कंपोनेंट में लेकर आना है और इसको भूल जाएंगे। यार देखो, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, ये नया फोर्स नीचे को लग रहा है, इसकी डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं, या तो ऐसे हैं या ऐसे हैं, तो इसको भी इसके डायरेक्शन में बना दो, क्या दिक्कत है? समझो, अगर ये थीटा हुआ, मान लो अगर ये थीटा हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन बनाऊँ तो कौन सा एंगल थीटा हुआ? तो कौन सा एंगल थीटा होगा? देखो ये और ये ऐसे जाएगा ना, ये तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हुआ, इसको ऐसे करूँगा तो ये भी थीटा हुआ, ये थीटा हुआ तो ये हुआ mg cos थीटा। समझ? इसका कंपोनेंट एक ये होगा, एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इसके साथ ऐसे, इसके साथ ही आएगा ना इधर, ये होगा mg sin थीटा, ये हुआ mg cos थीटा। समझ आया यार? ये थीटा तो ये भी थीटा, अब ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, थीटा के mg cos थीटा के परपेंडिकुलर mg sin थीटा। इतनी तो समझ में आई होगी ना बात, कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, mg को भूल जाएंगे, हमारे मतलब का हुआ mg sin थीटा, mg cos थीटा। अब बात सही है, अभी ऐसे मूव करेगा तो ये और ये, यानी कि क्या होगा, अब क्या होगा, जो n होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। समझो, n क्या होगा, इसके सेम होगा ना इन दोनों के वर्टिकली। अच्छा, सिंपलीफाई कर देता हूँ लो, ये रहा, अब क्या हुआ, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स, ये रहा n, इधर को था अप्लाइड फोर्स और इधर को ही था mg sin थीटा और नीचे को था mg cos थीटा। लो अब सही है, तो ये और ये दोनों वर्टिकल मूवमेंट तो नहीं होगी, ऐसे तो थोड़ी मूव करेगा, ये स्लाइड तो ऐसे इक्विलिब्रियम में ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ mg cos थीटा के इक्वल है। दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू F प्लस mg sin थीटा। समझ में आया? mg को भूल जाएंगे यार, अब mg का कोई काम नहीं रहा, mg को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। समझ में आई बात? पक्का? अब एक बात हमें पता कैसे चलेगी कि ये बॉडी स्लिप करेगी या नहीं स्लिप करेगी? देखो एक बात समझो, जैसे जैसे ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये थीटा एंगल बढ़ता जाएगा, इंक्लाइंड और ज़्यादा स्टीप होता जाएगा, स्टीप ऐसे अभी कम ऐसे होगा, बढ़ेगा ऐसे, जैसे जैसे थीटा एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कितना लगेगा यार? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मैक्सिमम तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही लग सकता है, म्यू एस एन। अब एन कितना था, म्यू एस mg cos थीटा है। समझ, एन क्या था, mg cos थीटा, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी यहाँ पर वो म्यू एस mg cos थीटा के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? म्यू एस mg cos थीटा के इक्वल होगी। सही है? नहीं होगी क्या? म्यू एस mg cos थीटा के इक्वल होगी क्या? होगी ना? हाँ होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके, यानी फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी, ये होगी। और जैसे जैसे cos थीटा कम होगा वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि क्या होगा, हम मान लेते हैं। अच्छा एक बात और समझो, एक चीज़ होती है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज समझो। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज लिखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा आर से। एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट is
just about to slide, is just about to slide on an inclined plane, on an inclined plane। वो एंगल जिस एंगल पे थीटा, जिस एंगल पे ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। जैसे समझो यार, जैसे समझो ये एक प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने इसके ऊपर ये रखा है ना, मैंने इसके ऊपर ये रख दिया। कॉपी लूँ क्या कोई? देखो ये सीधा प्लेन है, मैंने इसको इंक्लाइंड कर दिया ऐसे, इसके ऊपर पेन रखा है ना, इंक्लाइंड है। देखो अब ये सीधा है, मैंने इसको इंक्लाइंड किया, क्या ये स्लिप कर रहा है? देखो ये इसका एंगल हुआ ना ऐसे, ये बेस के साथ एंगल हुआ इसका, ये बेस है, इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है ये तो है थीटा। अब जब जैसे मैं इसको बढ़ाया, क्या स्लिप करने गया? नहीं। जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा, बढ़ाता जाऊँगा, एक टाइम आएगा जब ये स्लिप कर जाएगा। जब जिस एंगल पे, ये वाला एंगल, जिस एंगल पे ये जस्ट स्लिप किया, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ रिपोज। दोबारा उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होगा जब स्लिप करेगा। ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, ये तो थीटा एंगल है, ये तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। क्या पता इसी पे स्लिप कर जाए, तो यही एंगल ऑफ रिपोज हुआ। जैसे जैसे कम करूंगा, मान लो अभी पड़ा है स्लिप नहीं कर रहा, तो मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो किसी पॉइंट पे स्लिप करेगा, जब वो एंगल आ जाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज निकालने का वही बात, tan थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस। तो थीटा आर भी किसके इक्वल हुआ? tan इनवर्स म्यू एस के। सही है, वही बात दोबारा वही होता है, ये भी वही है, वो भी वही है। सही है जी। अच्छा एक बात और समझो, इम्पोर्टेंट बात, रब कर देते हैं इसको, इम्पोर्टेंट बात समझो। पता कैसे चलेगा स्लाइड है या नहीं है? चल स्लाइड होगा कि नहीं होगा। देखो अगर इंक्लाइंड का जो एंगल है थीटा और जो रिपोज का एंगल है थीटा आर, ये है एंगल ऑफ रिपोज और ये है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल। अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा आर से ज़्यादा हुआ, थीटा आर से ज़्यादा हुआ, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा आर से ज़्यादा हुआ, मतलब कि थीटा आर तो है 30 डिग्री, इस एंगल पे स्लाइड करेगा, ना उल्टा करते हैं। अगर थीटा आर ज़्यादा हुआ और एंगल कम हुआ तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अगर थीटा और थीटा आर बराबर हुए तो भी बॉडी रेस्ट पे करेगी, बट अगर थीटा और थीटा आर बराबर हुए या ग्रेटर हुआ तो बॉडी मोशन कर लेगी। तो बॉडी क्या करेगी? मोशन करेगी। याद रखोगे? सही है। चलो इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखो इसको अलग अलग लिखते हैं, समझो इसको अलग अलग। जब थीटा इक्वल होगा थीटा आर के तो बॉडी होगी जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू स्लिप। देखो जब बॉडी ये है तो रेस्ट लग रहा, तो कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्यों हुआ तो कौन सी लगेगी? लिमिटिंग लगेगी यार, अभी जस्ट अबाउट टू स्लिप है। जब ऐसा होगा थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर तो बॉडी मूव करेगी, तो फ्रिक्शन कौन सी होगी? काइनेटिक होगी। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है बात? पक्का? सही है। करें क्या? करें? मेडिकल करते हैं और समझ में आएगा। ठीक है, एक आधा मेडिकल करते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। 1 या 2 या 3 कितने भी न्यूमेरिकल होते हैं देखते हैं। अच्छे न्यूमेरिकल हैं हमारे पास, हम वही करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आए। तो चलिए करिए स्टार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल है 45 डिग्री, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास है 1 kg। इन्होंने गिवन है कि थीटा आर है 37 डिग्री। देखो ये थीटा आर नहीं है, ये तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। थीटा 37 डिग्री गिवन है, इन्होंने बोला है फाइंड वेदर द बॉडी विल स्लाइड और नॉट। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट फाइंड फ्रिक्शन। देखो स्लाइड करे ना करे फ्रिक्शन तो होगी, कौन सी होगी वो निकालो। तीसरा पार्ट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
अब ये तो यार इसी पे डिपेंड है कि अगर करेगी तो एक्सेलरेशन होगी, नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन 0। कैसे करोगे 1 2 3 करो, मैं करवाता हूँ एक बार, खुद ट्राई ज़रूर करें। ठीक है जी, हो गया? पॉज करके किया? नहीं सर पॉज नहीं किया, हम तो वेट कर रहे थे, आप करोगे। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है तो आपको भी समझ में आएगा। देखो ये रहा थीटा, थीटा है 45 डिग्री, थीटा आर है 37 डिग्री। क्या थीटा आर ज़्यादा है, थीटा आर कम है? थीटा ज़्यादा है, यानी कि स्लाइड करना था इस एंगल पे, हो चुका ये एंगल, तो बॉडी तो मूव कर रही होगी, यानी कि बॉडी पे अप्लाइड फोर्स इधर को लग रहा होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को लग रहा होगा। अभी ऐसे मूव कर रही होगी तो इधर को फोर्स कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस बात को समझ रहे हो? कर चुके हैं ये लेक्चर। इधर को स्लाइड कर रही है तो उधर को मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है जी? ये होता है म्यू के, म्यू एन के इक्वल होता है, सॉरी म्यू के और एन के इक्वल। अच्छा ये लो, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.02 गिवन है, सही है? ओके, तो इधर को फोर्स लगा, उधर को अप्लाइड फोर्स लगा और बात हो गई ख़त्म, सही। अच्छा अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओ। ये इसका नीचे को लगेगा mg cos, ऐसे mg cos थीटा, mg नहीं चाहिए मुझे यार, इधर को लगेगा mg sin थीटा, ऊपर को लगेगा n। n किसके इक्वल हुआ? n तो होगा mg cos थीटा के इक्वल, सही है। n निकाल लो, n निकाल लो, कितना आया? n आएगा थीटा, n आया 1 × 10 × cos थीटा। cos थीटा कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री cos 45 यानी कि 1/√2, यानी कितना आया? 10√2/2, यानी कितना आया? 5/√2, कितना आया? n, सही है। mg sin थीटा कितना आएगा? अच्छा mg sin थीटा कितना आएगा? mg sin थीटा निकाल, हमें क्या निकालना? अच्छा पहले तो ये निकालना, बताओ बॉडी रेस्ट में है क्या? स्लाइड करेगी, हाँ ये बात तो हो गया कि बॉडी स्लाइड करेगी, यस इट विल स्लाइड। स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के × n, म्यू के गिवन है 0.2, n हमने निकाल लिया 5/√2, 2 × 10, 2 × 5 10, तो 1.01/√2 न्यूटन। ये क्या हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ। तीसरी बात है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू m × a। एफ नेट कितना लगा? इधर को एक फोर्स लगा, एक उधर को लग रहा है, ठीक है, यही होता है ना एफ नेट इज इक्वल टू m में। यहाँ से एफ नेट की वैल्यू रखोगे, मास रख दोगे कि जी एक्सेलरेशन निकल आएगी। पक्की बात है, समझ में आया? अच्छा अगर ऐसा हो जाए तुम्हें थीटा आर निकालने को बोल दिया जाए, थीटा आर निकालने को बोल दिया, कैसे क्वेश्चन आएगा देख लो यार, समझ लो क्वेश्चंस। देखो ये एक गिवन है, इसका एंगल है 53 डिग्री, इस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और इसमें फ्रिक्शन है, यानी कि म्यू गिवन है 0.75। म्यू ले लो, अकेला म्यू ले लो म्यू एस गिवन है, सही है। म्यू एस गिवन है 0.75। तुम्हें बोला गया फाइंड थीटा आर, यानी कि थीटा आर क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुआ एंगल ऑफ रिपोज। निकाल लो, 1 2 3 4, हो गया? नहीं हुआ? मुझे पता था तुम करते ही नहीं कुछ। देखो क्या करोगे, तुम्हें पता थीटा आर क्या होता है? थीटा आर होता है tan इनवर्स म्यू एस, सही है। अरे कितना तो आसान है, tan इनवर्स म्यू एस लो, रख दो 0.75। सर अब क्या करें? रख दिया, ये तो वैल्यू ही नहीं होती। मैं यार ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 0.75 को 75/100 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सही है सर। 1/3/4, सही है। ये आया tan इनवर्स 3/4, यानी कि 3/4 क्यों? P/B। सर याद आ गया, याद आ गया, नहीं याद आया याद करो, 3 और ये 4 और ये 5 आएगा, तो थीटा कितना होता था? 37 डिग्री, याद है? भूल गए? ये देखो, अगर ये 53 होता तो ये 4 होता, ये 3 होता, ये 5 होता। रट्टा मार लो, इसका तो काम आता बहुत बार, 37-53 डिग्री वाला एंगल। तो इसका क्या मतलब? मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 37, या उल्टा लिख दिया ना, tan इनवर्स 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 37 डिग्री, यानी कि थीटा आर कितना हुआ? 37, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज कितना आया? 37। निकाल लेना अगर नहीं दिया हुआ है, ऐसा दे दो।
घबराने की बात है क्या? कोई नहीं है सर, कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो आज के लिए ख़त्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, लो एक क्वेश्चन करेंगे बस। घबराओ मत यार, घबराओ मत, क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो। लो ये है 2 kg वैल्यू रख देते हैं। इसके ऊपर इधर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसका एंगल है 37 डिग्री, ले लो 37, ठीक है ना, ठीक है 37 है। और इन्होंने बोला म्यू एस है 0.3, म्यू के है म्यू एस है 0.4, म्यू के है 0.3, ऐसा कर दो। बोला क्या, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन, दो चीज़ें निकालो। टाइम फिर देता हूँ 1 2 3, दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, खुद ब खुद करें क्वेश्चन पॉज करके, ठीक है। ओके हो गया, नहीं हुआ। क्या क्या निकालना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन निकालनी, उसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा ये मूविंग है या रेस्ट पे है। यार नहीं गिवन ना थीटा एंगल ऑफ रिपोज गिवन हो, तब पता चल जाता है कि एंगल ऑफ रिपोज इतना है और ये एंगल इतना, तो मूविंग है रेस्ट पे होगा। अभी पता करना पड़ेगा। अभी कैसे पता करेंगे, वैसे ही करेंगे। इधर को फोर्स इतनी लग रही है, तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी। देखो अच्छा पहले इसको बना लो। इधर को ये है तो ये नीचे को लगेगा, ऊपर को लगेगा n, इधर को लगेगा mg cos थीटा, और इधर को लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इधर को लगेगा mg sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। n कितना हुआ, n तो म्यू g mg cos थीटा होगा यार, होगा ना। m क्या है इसमें, 2 kg, n निकालो, 2 × g को 10 मानो cos थीटा यानी कि 37। दोबारा बोल रहा हूँ 3 4 ये, तो cos 37 कितना हुआ, 3/b/h, कितना हुआ 4/5, 2 दूनी 4 4 चौके 16 न्यूटन आया। ये सही है, ये आ गया, यहाँ पर रख दो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया, 16 × 0.4, 16 चौके 64, 6.4 न्यूटन। यानी कि इधर को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है 6.4 न्यूटन। फोर्स इधर को ज़्यादा तो क्या स्लाइड करेगा, यहाँ इट विल स्लाइड, तो इट मीन्स इट विल हैव काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू के इंटू एन। एफ के क्या होती है, म्यू के इंटू एन। ये निकाल लो, म्यू के कितना है 0.3, एन मैंने अभी निकाला था 16, तो कितना हुआ 16 3 48, 4.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन हुई इसके अंदर, तो या फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुआ। अब निकालनी है ए, ए कैसे निकाल लेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट निकाल लो, एफ नेट कैसे निकाल लोगे, तो एफ नेट कैसे निकाल लोगे, इधर को फोर्स लगा उसको 12 - 6.4, यही तो नेट फोर्स लगा इसके ऊपर, कितना 5.6 न्यूटन। तो 5.6 इज इक्वल टू एम कितना है 2 × ए, तो ए कितना आया 5.6/2, तो कितना आया 2 2 × 4 2 8 6 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया होगा, है ना। दोबारा बताता हूँ, एक क्वेश्चन कुछ और ट्राई करें, घर पे जाएं, घर पे तो हो ही आप लोग, घर पर 1-2 कुछ क्वेश्चन बुक उठाएं, सॉल्व क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसके बाद अनसॉल्व को हाथ डालना। पहले ही करोगे सब क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, पक्का। नहीं समझ में आया तो वीडियो पे कमेंट करें, ठीक, कमेंट करें कि समझ में नहीं आया सर, डाउट क्लियर है, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का मुझे मेल पे करें, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, जो भी आपके मन में विचार है सब शेयर करें, ओके। हाँ दोबारा बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस दे दी गई हैं इसी चैप्टर की या पुराने चैप्टर्स की, जो भी आपने नहीं देखी जाएँ प्लेलिस्ट चेक करें, उन वीडियोस को देखें और बताएं क्या कमी है क्या है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, मज़े करिए, एंजॉय करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।